दोस्तों सोचिए आपके पास अरबों की दौलत हो लेकिन आपको एक गरीब लड़की होने का नाटक करना पड़े और जिस लड़के से आप नकली शादी करें वो खुद को राजा समझता हो लेकिन असल में वो आपकी अमीरी के सामने कुछ भी ना हो। आज की कहानी है एक ऐसी ही अरबपति शहजादी की जो अपनी जायदाद बचाने के लिए एक ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो गलत लड़के से शादी कर लेती है। एक तरफ एक कंट्रोलिंग सास, दूसरी तरफ एक हैंडसम लेकिन खड़ूस सीईया पति, और बीच में फंसी हमारी हीरोइन जो असल में इन सबसे ज्यादा अमीर है। क्या उसका राज खुलेगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज प्यार में बदलेगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिलिए सू रुइली से। ये कोई आम लड़की नहीं है बल्कि करोड़ों अरबों की दौलत की अकेली वारिस है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, उसके पापा उसकी सिंगल लाइफ से तंग आ चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा बम फोड़ा, जल्दी शादी करो वरना मैं तुम्हारी सारी दौलत दान कर दूंगा। हो सकता है मैं खुद दूसरी शादी कर लूं और तुम्हारा सारा पैसा सौतेली माँ को दे दूं। एक खड़ूस सौतेली माँ के हाथों अपनी सारी जायदाद खोने के डर से रुइली के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे अपना पैसा बचाना है, मतलब एक पति ढूंढना है। वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, कसम खाकर कि वो अपने करोड़ों रुपए किसी को छीनने नहीं देगी। कैफे में रुइली को बहुत उम्मीदें नहीं है क्योंकि उसके पापा की पसंद अक्सर बहुत खराब होती है, लेकिन जैसे ही वो बैठती है वो हैरान रह जाती है। उसके सामने बैठा लड़का कोई मेंढक नहीं बल्कि एक राजकुमार है। ये है पेई सी और ये इतना हैंडसम है जैसे किसी मैगजीन के कवर से निकल कर आया हो। लेकिन रुकिए, मामला तुरंत अजीब हो जाता है। पेई सी उसे देखता है और कहता है तुम फोटो से अलग दिखती हो। रुइली को लगता है कि वो उसके वजन का मजाक उड़ा रहा है और वो ब्यूटी फिल्टर का बहाना बनाती है, लेकिन पेई सी सीधा मुद्दे पर आता है। उसे लुक से कोई मतलब नहीं। वो एक चौंकाने वाला ऑफर देता है, अगर तुम तैयार हो तो चलो अभी कोर्ट चलते हैं और शादी कर लेते हैं। अरे भाई ये क्या, वो एक अजनबी से तुरंत शादी करना चाहता है। रुइली को लगता है कि वो फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है ये तो परफेक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। पेई सी बताता है कि उसे भी उसके परिवार ने जबरदस्ती भेजा है। रुइली कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। नियम नंबर 1, पर्सनल लाइफ में कोई दखलंदाजी नहीं। नियम नंबर 2, सारा खर्चा लड़का उठाएगा। और सबसे बड़ी बात, तलाक के बाद उसे विदाई गिफ्ट के तौर पर 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसे लगता है कि उसके पापा तो जीनियस है जो ऐसा जिंदा एटीएम ढूंढ कर लाए हैं। वो पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 साल का क्यों है? पेई सी रूखेपन से जवाब देता है कि अगर खुशी नहीं है तो रिश्ता खींचने का कोई फायदा नहीं। रुइली मान जाती है। अपनी दौलत बचाने और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक झूठी शादी वो तुरंत साइन कर देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। रुइली अपने पापा को फोन करती है उस हैंडसम अमीर पति के बारे में बताने के लिए जो उन्होंने उसके लिए ढूंढा था, लेकिन उसके पापा कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन पति? मेरे दोस्त का बेटा तो डेट पर पहुंचा ही नहीं था। सही सुना आपने, रुइली ने गलत लड़के से शादी कर ली है। जिस आदमी से उसने शादी की वो उसके पापा की पसंद नहीं है। वो पेई सी है, एक बिजनेस लेजेंड जिसने विदेश से लौटकर एक छोटी सी कंपनी को इंटरनेशनल एम्पायर बना दिया था। उसने शादी सिर्फ अपनी कंट्रोलिंग माँ से बचने के लिए की थी। उसे लगता है कि रुइली बस एक मामूली सी आम लड़की है। घर वापस आकर रुइली की दोस्त को चिंता है कि कहीं उसके साथ स्कैम तो नहीं हुआ। एक हैंडसम लड़का अजनबी से शादी क्यों करेगा? लेकिन रुइली उसका बचाव करती है, उसका महंगा सूट और लिमिटेड एडिशन घड़ी दिखाकर। उसे यकीन है कि उसकी लॉटरी लग गई है। उसके पापा आखिरकार दामाद को देखते हैं या कम से कम उसकी फोटो देखते हैं और खुश हो जाते हैं क्योंकि लड़का काफी रईस लग रहा है। लेकिन उनकी एक शर्त है, रुइली को अपनी करोड़पति पहचान छिपानी होगी। उसे गरीब होने का नाटक करना होगा ताकि लड़के के चरित्र की परीक्षा ली जा सके। अगर वो पास हो गया तभी रुइली को पूरी जायदाद मिलेगी। लेकिन उसके प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। रुइली ने पेई सी को अपना असली एड्रेस दे दिया था। वो शहर के सबसे महंगे इलाके यूहाई बे में पहुंचता है। वो हैरान है, एक आम लड़की इतने अमीर इलाके में कैसे रह सकती है? रुइली घबरा जाती है। जैसे ही पेई सी अंदर आता है उसके पापा जो खुद एक अरबपति टाइकून है उन्हें तुरंत कुछ सोचना पड़ता है। वो झुकते हैं और कहते हैं नमस्ते, मैं हूँ बटलर। जी हाँ, मैं सू परिवार का नौकर हूँ। जैसे ही पेई सी सू रुइली के नकली बटलर यानी उसके असली अरबपति पिता से मिलता है, एक बहुत ही फनी सिचुएशन बन जाती है। उसके पापा अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं और पेई सी को चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी, ओ माफ करना, छोटी मालकिन बहुत भोली है। तुम उनका दिल भले ही तोड़ देना लेकिन उनके पैसे कभी मत ठगना। पेई सी जो खुद इतना अमीर है ये सुनकर हैरान होता है कि एक बटलर पैसों की इतनी चिंता क्यों कर रहा है। वो वादा करता है जब तक वो मेरी पत्नी है मैं उसे हर मुसीबत से बचाऊंगा और कोई उसे बुली नहीं कर पाएगा। रुइली मन ही मन सोच रही है कि वाह क्या जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है ये बंदा। अगर पापा यहाँ नहीं होते तो मैं तालियां बजा देती। जैसे ही वे घर से निकलते हैं रुइली के पापा खुशी से नाचने लगते हैं। उनकी 20 साल से सिंगल बेटी की आखिरकार शादी हो गई। वो राहत की सांस लेते हैं, लेकिन साथ ही सोचते हैं बेचारा दामाद, उसे पता नहीं है कि मेरी बेटी कितनी शरारती है और उसकी जुबान कितनी कैंची जैसी चलती है।
भगवान उसकी रक्षा करे। गाड़ी में बैठते ही रोमांस हवा हो जाता है और बिजनेस शुरू हो जाता है। पेसी रुईली को एक फाइल थमाता है और कहता है, ये हमारी लव स्टोरी की स्क्रिप्ट है, इसे रट लो। वो बताता है कि वो पे ग्रुप का प्रेसिडेंट है, जो रुईली को पहले से पता था, और उसकी माँ बहुत ही शक करने वाली और कंट्रोलिंग महिला है। वे इस शादी को नहीं मानेंगी। पेसी एक नया ऑफर देता है, अगर तुम अगले 10 दिनों में मेरी माँ को हमारी शादी के लिए मना लेती हो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 10 करोड़ यानी 100 मिलियन दूंगा। पैसों का नाम सुनते ही रुईली की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत डील पक्की कर लेती है, लेकिन पेसी अपनी आदत से बाज नहीं आता और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम थोड़ी मोटी हो और मेरे लिए सेफ हो, तुम मेरी टाइप की नहीं हो। रुईली को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन 10 करोड़ के लिए वो एक कड़वा घूंट भी पी लेती है। वो मन ही मन सोचती है, बेटा तो बस पैसे दे, फिर देख मैं क्या करती हूँ। अब बारी आती है असली परीक्षा की, पेसी के घर जाकर उसकी खड़ूस माँ और बहन से मिलने की। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी माँ और बहन को यकीन है कि ये शादी नकली है। जैसे ही रुईली अंदर आती है, उसकी सास उसे देखते ही कहती है, ये मोटी कौन है? रुईली का पारा चढ़ जाता है। उसे लगता है कि वो अभी बेहोश हो जाएगी, लेकिन पेसी उसे बचाते हुए कहता है, माँ तमीज से बात करें, ये मेरी पत्नी है। यहाँ रुईली अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग शुरू करती है। वो शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए कहती है, माँ जी आपको पता नहीं है, पेसी को मेरा यही रूप पसंद है। वो कहते हैं कि मेरा गोल मटोल चेहरा बहुत क्यूट है और मुझे पकड़ने में बड़ा मजा आता है। वो अपनी झूठी लव स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसने 3 साल तक पेसी का पीछा किया, रोज उसके ऑफिस के नीचे इंतजार करती थी और आखिरकार अपने प्यार से इस बर्फ के पहाड़ को पिघला दिया। वो एक फनी लाइन मारती है, खूबसूरत चेहरे तो बहुत है, लेकिन एक दिलचस्प आत्मा का वजन 200 पाउंड होना चाहिए। उसकी ननद अभी भी शक में है। वो कहती है, अगर तुम दोनों सच में प्यार करते हो तो अभी हमारे सामने एक दूसरे को किस करके दिखाओ। उसे लगता है कि वे पकड़े जाएंगे क्योंकि पेसी लड़कियों को छूना पसंद नहीं करता। रुईली घबराती है, लेकिन पेसी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है और उसे सबके सामने किस कर लेता है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। रुईली की सास और ननद अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हैं कि पेसी ने इस लड़की को किस कर लिया। ननद अपनी माँ को भड़काती है, माँ भाभी ऊपर से नीचे तक डिजाइनर कपड़ों में है, एक रबर बैंड तक हजारों का है, ये अमीर घर की लगती है, भाई के पैसों के पीछे नहीं हो सकती। लेकिन सास का मानना है कि जो कुछ भी रुईली ने पहना है वो सब उसके बेटे ने ही दिलाया होगा। वो अपनी बेटी को चेतावनी देती है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो 6 महीने में पोता भी गोद में आ जाएगा। वो तुरंत अपने पति जो विदेश में हैं को फोन करने का फैसला करती है, क्योंकि उन्हें डर है कि पे परिवार की सारी दौलत किसी बाहरी के हाथ न लग जाए। उधर पेसी और रुईली के बीच भी हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। रुईली उसे चिढ़ाती है, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल कोल्ड है, घर का माहौल इतना भारी है तभी तुम बर्फ के गोले जैसे हो। पेसी उससे पूछता है कि उसने प्लान के मुताबिक कहानी क्यों नहीं सुनाई। रुईली बड़े मजे से जवाब देती है, क्योंकि वो कहानी बकवास थी। तुम मुझे पहली नजर में प्यार करोगे और मेरा पीछा करोगे, हमारी शक्लें देखकर कोई यकीन करेगा क्या? लेकिन अब वो मान गई हैं क्योंकि तुमने मुझे किस किया। फिर वो शरारती अंदाज में पूछती है, वैसे क्या वो तुम्हारा पहला किस था? पेसी शर्मा जाता है और बात बदलकर ऑफिस भाग जाता है। रुईली हंसती है, दिखता भेड़िया है पर है एकदम मासूम पिल्ला। ऑफिस में पेसी अपने असिस्टेंट से रुईली के बारे में और जानकारी निकालने को कहता है। उसे अभी भी उस पर शक है। उधर घर पर सास ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लंच का टाइम हो चुका है और वो रुईली पर रौब जमाना चाहती है। पेई परिवार की बहू को न सिर्फ सुंदर होना चाहिए बल्कि उसे घर के नियम भी पता होने चाहिए। रुईली मजे लेते हुए पूछती है, क्या आप मुझे सुई चुभाएंगी या मारेंगी, जैसे टीवी सीरियल्स में होता है। सास चिढ़ जाती है और उसे लंच बनाने का हुक्म देती है, ये सोचकर कि वो मना कर देगी। लेकिन रुईली बड़े प्यार से कहती है, ओ माँ आप कितनी अच्छी हैं, आई लव यू, और वहां से खिसक लेती है। किचन में नहीं बल्कि बातों में सास उसे फंसाने की कोशिश करती है। वो सीधा पूछती है, तुम मेरे बेटे के साथ सिर्फ पैसों के लिए हो ना? रुईली बेबाकी से जवाब देती है, अरे पैसों के लिए शादी नहीं करेंगी तो क्या करेंगे? सिंगल रहना किसे पसंद है? और वैसे भी मैं उसके पैसों के पीछे नहीं, अपने पैसों के लिए ये कर रही हूँ। मेरे पास आपके बेटे से भी थोड़ी ज्यादा ही दौलत है। सास हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है, क्या तुम सू ग्रुप की बड़ी बेटी हो? रुईली मन ही मन सोचती है, काश तुम्हें पता होता कि मैं सच बोल रही हूँ। कहानी में एक और मोड़ आता है। पेसी को पता चलता है कि रुईली के बैकग्राउंड की जांच में कुछ गड़बड़ है। वो सिर्फ एक बटलर की बेटी नहीं लगती, क्योंकि उसकी जानकारी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। पेसी को शक होने लगता है कि क्या ये सब एक इत्तेफाक है या कोई बड़ी साजिश। वो खुद भी हाइसेंस कंपनी का असली बॉस है, जो सू ग्रुप का सबसे बड़ा क्लाइंट है। उसे लगता है कि कहीं रुईली को उसकी असली पहचान तो नहीं पता। आखिर में सास एक नया पेतरा चलती है। वो रुईली को शॉपिंग पर ले जाना चाहती है ताकि उसे नीचा दिखा सके और एहसास दिला सके कि वो कितनी गरीब है। रुईली तुरंत पेसी को फोन लगाती है और नाटक करती है।
पतिदेव, माँ मुझे शॉपिंग ले जा रही हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारा बेटा चलता फिरता एटीएम है? पेसी सब समझ जाता है और कहता है कि वो पैसे ट्रांसफर कर देगा। रुईली खुश होकर फोन रखती है और सोचती है, सास जी आप जितनी चालाक हैं, मैं उससे कहीं ज्यादा मजे लेने वाली हूँ। अब देखते हैं शॉपिंग पर किसकी बेइज्जती होती है। जब रुईली मॉल पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी सास ने अपनी दो अमीर और चालाक सहेलियों आंटी हुआंग और आंटी चेन को बुलाया है ताकि वे मिलकर रुईली का मजाक उड़ा सके और उसे इतना शर्मिंदा कर सकें कि वो खुद तलाक मांग ले। आंटियां शुरू हो जाती हैं, अरे पेसी इतना शानदार है, उसने ऐसी लड़की से शादी कैसी कर ली? अगर ये मेरी बहू होती तो मैं इसे घर से बाहर भी ना निकालती। लेकिन रुईली भी कम नहीं है, वो तुरंत पलटवार करती है और अपनी सास से कहती है, क्या ये सच में आपकी अच्छी दोस्त है? ये तो मेरे सामने ही मेरी बेइज्जती कर रही है, पीठ पीछे तो आपकी बुराई करती होंगी। ऐसी दोस्तों से तो दूर रहना ही अच्छा है। जब आंटियां कहती हैं कि हम बड़े हैं, तमीज से बात करो, तो रुईली कहती है, मैं स्वर्ग जाने में यकीन नहीं रखती, मुझे कब्रों पर जाना पसंद है। क्यों ना आप दोनों मर जाएं और मैं आपकी कब्र पर आकर रो लूं? ये सुनकर आंटियां और सास सन्न रह जाती हैं। रुईली ने अपनी सास को अपनी सहेलियों के सामने इतना भड़का दिया कि सास को अपनी इज्जत बचाने के लिए रुईली का साथ देना पड़ा। सास को अपनी सहेलियों के सामने अपनी नाक ऊंची रखनी थी, इसलिए गुस्से में ही सही उन्होंने रुईली को एक नीलम का हार दिलाने का ऑफर दे दिया। रुईली ने मौके का फायदा उठाया और कहा, अरे माँ आप कितनी अच्छी हैं, मैं तो ये भी लूंगी वो भी लूंगी। उसने एक के बाद एक कई चीजें पैक करवा ली और बिल सास के कार्ड से स्वाइप करवा दिया। सास का लाखों का चूना लग गया और वो अंदर ही अंदर उबल रही थी, जबकि रुईली मजे ले रही थी। घर वापस आकर सास का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पेसी से कहती है, कल ही तलाक ले लो वरना तुम्हें कंपनी का कोई शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन पेसी अब अपनी माँ की धमकियों से नहीं डरता। वो उन्हें याद दिलाता है कि वो कोई कठपुतली नहीं है जिसे नचाया जा सके। वो बताता है कि कैसे बचपन में भी माँ ने उसकी हर खुशी छीन ली थी, यहाँ तक कि उसकी बिल्ली को भी फिंकवा दिया था। वो साफ कर देता है कि ये उसकी जिंदगी है और वो इसे अपने हिसाब से जिएगा। अगली सुबह एक और मजेदार सीन होता है। ननद देखती है कि रुईली के पास इतने सारे महंगे गिफ्ट्स हैं। रुईली बड़े प्यार से झूठ बोलती है, माँ ने अपना कार्ड मुझे दिया और कहा कि जितना चाहे खर्च करो। ननद जल भुन जाती है, माँ आप कितनी भेदभाव करती हैं, मुझे तो कभी कार्ड नहीं दिया। सास बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती क्योंकि उसे अपनी इज्जत बचानी है। लेकिन सास हार मानने वाली नहीं है। अब वो एक नई चाल चलती है। वो पूछती हैं, शादी यानी वेडिंग सेरेमनी कब करने का इरादा है? पेसी और रुईली बहाना बनाते हैं कि 1 साल बाद करेंगे। रुईली कहती है, मुझे पतला होना है ताकि मैं सबसे सुंदर दुल्हन लग सकूं। सास को मौका मिल जाता है। वो कहती है, 1 साल क्यों, मैं तुम्हें 2 महीने में पतला कर दूंगी, कल से तुम्हारा डाइट खाना शुरू। हालात तब और मजेदार हो जाते हैं जब पेइसी की माँ यानी सास अपनी चालें जारी रखती हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि बेटा और बहू असली पति पत्नी हैं। तो वे क्या करती हैं? वे कमरे से सोफा हटवा देती हैं। अब पेइसी और रुईली के पास एक ही बेड पर सोने के अलावा कोई चारा नहीं है। रुईली देखती है और सोचती है, वाह सास जी तो फुल ऑन असिस्ट कर रही हैं, जैसे वो चाहती हैं कि हमारे बीच कुछ हो जाए। रात को रुईली खाने के लिए मचलती है और ब्रेस्ड पोर्क खा रही होती है। पेइसी उसे टोकता है, तुम अभी तो वजन कम करने की बात कर रही थी। रुईली उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने दिन में सास के सामने उसकी साइड नहीं ली थी। फिर बेड शेयर करने की बात आती है। रुईली थोड़ी नर्वस है, मैंने कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया, कहीं तुम कुछ कर तो नहीं दोगे? पेइसी हंसते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तो डरो मत। लेकिन माहौल में थोड़ी गर्माहट आ ही जाती है। बेड पर जगह कम होने की वजह से रुईली गिरने वाली होती है। तो पेइसी मजाक में कहता है, अगर गिरने का डर है तो मैं तुम्हें पकड़कर सो सकता हूँ। रुईली का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या ये खड़ूस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है या ये भी कोई नाटक है? खैर, जैसे तैसे रात बीतती है। अगली सुबह और भी फनी होती है। पेइसी की बहन यानी ननद रुईली को बताती है कि रात भर माँ उनके दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी थी, ये सुनने के लिए कि अंदर कुछ हो रहा है या नहीं। जब सास नाश्ते की टेबल पर रुईली को देर से उठने पर ताना मारती हैं, इतनी देर तक सोती हो, आलसी कहीं की, तो रुईली शर्म का नाटक करते हुए ऐसा जवाब देती है कि सास की बोलती बंद हो जाए। वो कहती है, क्या करूं माँ जी, आपके बेटे ने रात भर मुझे सोने ही नहीं दिया, वो बहुत अमेजिंग है। ये सुनकर सास का चेहरा लाल हो जाता है और वो बड़बड़ाती है, बेशरम, वैसे मेरा बेटा है तो अमेजिंग ही। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होता है। रुईली अपने बटलर अंकल मो को फोन करती है, ये जानने के लिए कि उसके पापा कैसे हैं। अंकल मो से एक चौंकाने वाली खबर देते हैं, मिस, कोई आपकी असली पहचान की जांच कर रहा है। बचने के लिए आपके पापा ने एक फलों की दुकान खोल ली है ताकि वो गरीब दिख सके। रुईली सोच में बढ़ जाती है, आखिर मेरी जासूसी कौन कर रहा है? कहीं
पेइसी तो नहीं। तभी घर में एंट्री होती है वेनहुई की। ये पेइसी की माँ का नया हथियार है। वेनहुई पेइसी के बचपन की दोस्त है, जिसके घर पेइसी विदेश में रहता था। ननद रुइली को चेतावनी देती है, भाभी ये मेरी सौतन हो सकती है, ये भाई को बचपन से पसंद करती है और भाई इसके साथ बड़े हुए हैं। वेनहुई आते ही अपना दांव चलती है। वो कहती है, मैं और पेइसी 10 साल से साथ थे, हम बचपन के साथ ही थे। अगर मेरी पढ़ाई नहीं होती तो मैं 3 साल पहले ही चीन आ जाती। रुइली को समझ आ जाता है कि ये लड़की कंपटीशन देने आई है। वो अपनी झूठी कहानी को और मसालेदार बनाकर वेनहुई के सामने कहती है, ओह क्या संयोग है, 3 साल पहले ही पेइसी चीन आए थे और मुझे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था। मेरे साथ रहने के लिए ही उन्होंने अपना सारा विदेशी बिजनेस चीन शिफ्ट कर लिया। वेनहुई बचपन की दोस्त ने आते ही अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। वो रुइली को ताना मारती है, मेरी आंटी ने अभी तक तुम्हारी शादी को मंजूरी नहीं दी है, पेइसी तुम्हें कभी भी तलाक दे सकता है। लेकिन रुइली का जवाब एकदम करारा होता है। वो कहती है, हमें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अगर पेइसी को घर से निकाल भी दिया गया, अगर वो प्रेसिडेंट भी ना रहा, तब भी मैं उसे पूरी जिंदगी पाल सकती हूँ। सास और वेनहुई ये सुनकर दंग रह जाते हैं। ये लड़की तो खुद बेरोजगार है, ये मेरे बेटा को क्या पालेगी। लेकिन पेइसी ये सुनकर मुस्कुराता है और सोचता है, क्या मेरी पत्नी सच में मुझे पालना चाहती है। वेनहुई हार नहीं मानती। वो पेइसी को गले लगाने की कोशिश करती है, अरे भाई कितने दिनों बाद मिले हैं। लेकिन पेइसी उसे रोक देता है और साफ कहता है, मैं अब शादीशुदा हूँ, मैं पराई औरतों को गले नहीं लगाता। वेनहुई का मुंह बन जाता है और रुइली मजे लेते हुए कहती है, देख लिया, अब मुझे भाई भाई कहना बंद करो, ऐसा लग रहा है तुम मुर्गी हो जो अंडा देने वाली है। इस पर वेनहुई और चिढ़ जाती है। रात को पेइसी रुइली को बताता है कि वेनहुई उसकी बहन जैसी है, लेकिन वेनहुई उसे भाई नहीं मानती। वो रुइली से मदद मांगता है कि वो इस अनचाहे प्यार से उसे बचाए। रुइली वादा करती है कि वो वेनहुई को भगा देगी। वो अपने मन में कैलकुलेशन करती है, मेरे पास सैकड़ों अरब की संपत्ति है, एक आदमी को पालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन लंच पर सास फिर से अपनी चाल चलती हैं। वे वेनहुई के लिए स्पेशल मछली और अबालोन चिकन सूप बनवाती हैं और रुइली को सिर्फ उबली हुई सब्जियां डाइट मील देती हैं। वेनहुई रुइली को जलाने के लिए कहती है, सूप बहुत टेस्टी है, क्या तुम चखना चाहोगी। उसे लगा था रुइली मना कर देगी, लेकिन रुइली बेशर्मी से कहती है, हाँ थैंक यू, और पूरा सूप गटक जाती है। वेनहुई और सास देखते रह जाते हैं। रुइली मजे से कहती है, तुमने ही तो ऑफर दिया था, अब क्या फायदा, पेट भर गया। पेइसी भी रुइली का साथ देता है। जब वेनहुई खाना खाते वक्त बकबक करती है तो पेइसी उसे टोक देता है, खाते वक्त बात नहीं करते। रुइली तुरंत अपनी झूठी सू फैमिली के नियम सुनाने लगती है। हमारे यहाँ नियम है, पराई औरतों का शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालना मना है, वरना कुल से निकाल दिया जाता है। वेनहुई समझ जाती है कि ये ताना उसी के लिए था। रात को ड्रामा और बढ़ जाता है। वेनहुई पेइसी के कमरे में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन रुइली उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है। आधी रात को मेरे पति के कमरे में क्या कर रही हो, हम अंदर जो करते हैं वो बच्चों के देखने लायक नहीं है। वेनहुई गुस्से में चुनौती देती है, मैं तुमसे फेयर कंपटीशन करूंगी। रुइली उसे भाव ही नहीं देती। लेकिन असली हंगामा तब होता है जब रुइली गलती से पेइसी की शराब पी लेती है। वो बुरी तरह नशे में धुत हो जाती है। पेइसी को लगता है कि उसने जानबूझकर किया है। नशे में रुइली एकदम बदल जाती है। वो खड़ूस से एकदम क्यूट और रोमांटिक बन जाती है। वो पेइसी को देखती है और कहती है, वाह कितनी खूबसूरत आंखें, तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम मुझे रिझाने आए हो। पेइसी उसे संभालने की कोशिश करता है, तुम नशे में हो, तुम्हें भूख लगी है, मैं खाना लाता हूँ। लेकिन रुइली उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो, और फिर किस। बाद में रुइली पूछती है, कैसा था। पेइसी मजाक में कहता है, बेकार था, इतना छोटा था कि स्वाद ही नहीं आया। रात के ड्रामे के बाद सुबह रुइली को कुछ भी याद नहीं है। वो पूछती है, आखिर मैंने कल रात क्या किया। पेइसी मजाक में कहता है, तुमने मुझे केक समझकर खाने की कोशिश की, तुमने कहा कि तुम्हें केक बहुत पसंद है। रुइली घबरा जाती है, क्या मैंने ऐसा किया। वो शर्मिंदा होकर कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, जरूर तुमने मुझे उकसाया होगा। पेइसी उसे चिढ़ाता है और कहता है, अच्छा तो बताओ मैंने तुम्हें कैसे उकसाया, क्या मैं सीन दोबारा करके दिखाऊं। रुइली की बोलती बंद हो जाती। तभी वेनहुई बचपन की दोस्त का फोन आता है और वो एक नई चाल चलती है। वो रुइली के असली पापा, जो दरअसल नकली फल वाले बने हुए हैं, की दुकान पर पहुंच जाती है और रुइली को धमकी देती है, पेइसी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे पिता की दुकान बंद करवा दूंगी और उन्हें भूखा मार डालूंगी। रुइली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लापरवाही से कहती है, जो करना है कर लो। वेनहुई हैरान रह जाती है, कैसी बेटी है, अमीर घर में शादी करके बाप को भूल गई। वेनहुई रुइली के पापा के पास जाती है और उन्हें भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन रुइली के अरबपति पापा तो एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। वो तुरंत रोल में आ जाते हैं और कहते हैं, हाय मेरी बेटी ने मुझे बताया तक नहीं, मुझे कोई दहेज या ब्राइड प्राइस भी नहीं मिला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वेनहुई खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसने रुइली की कमजोर नब्ज पकड़ ली है। वो पापा को कहती है, आप चिंता मत करो, मैं एक मौका ढूंढूंगी जहाँ आप सबके सामने अपनी बेटी की असलियत खोल सके। पापा मनी मन हंसते हैं
हैं, बेटा तुम मुझे क्या एक्सपोज करोगी, मैं तो खुद अरबपति हूँ। उधर पापा भी अपने जासूसों से पेइसी के बारे में और जानकारी मंगवाते हैं। उन्हें पता चलता है कि पेइसी का कैरेक्टर एकदम साफ है, 28 साल में कोई स्कैंडल नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और सबसे बड़ी बात वो हाइसेंस का असली बॉस है। पापा खुश होते हैं कि बेटी ने तो सोने की खान ढूंढ ली है, लेकिन उन्हें शक भी होता है, इतना अमीर और हैंडसम लड़का मेरी बेटी से पहली मुलाकात में ही शादी क्यों करेगा, कहीं ये नकली शादी तो नहीं। वो फैसला करते हैं कि वो पेइसी पर और कड़ी नजर रखेंगे। घर पर नाश्ते के वक्त एक और मजेदार सीन होता है। रुईली जानबूझकर पेइसी को चिढ़ाने के लिए ननद के सामने कहती है, पतिदेव रात को बहुत मेहनत हुई थी, आपको ताकत की जरूरत है, ये खाइए। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। ननद और वेनहुई जल भुन जाती है। पेइसी, जिसे रात का कुछ याद नहीं है, चुपचाप खाना खाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसे याद नहीं आ रहा। सुबह के नकली रोमांस को देखकर ननद और वेनहुई जल भुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये जोड़ा तो निषिद्ध फल खाने वाले नए लव बर्ड्स जैसा बर्ताव कर रहा है। तभी घर में एंट्री होती है सेकंड आंट की, पेइसी की चाची की। ननद रुईली को बताती है कि ये आंटी बहुत चालाक है और अपने बेटे को पेई ग्रुप का वारिस बनाना चाहती हैं। उनकी बहू जोंग यूनुक्सी पहले पेइसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन रिजेक्ट होने पर उसने पेइसी के कजिन से शादी कर ली। अब ये दोनों मिलकर जासूसी करने आई हैं। सेकंड आंट आते ही ताने कसना शुरू करती हैं। पेइसी हमारे खानदान का सबसे होनहार बेटा है, इतनी जल्दी और ऐसी लड़की से शादी करके खानदान की नाक मत कटवाओ। वे पेई परिवार के नियमों और परंपराओं की दुहाई देती हैं, लेकिन रुईली को ताने बर्दाश्त नहीं है। वो अपनी पतिव्रता पत्नी वाली एक्टिंग चालू रखती है। वो पेइसी के हाथ दबाते हुए मजे से कहती है, ओ पतिदेव, आपके हाथ कितने दर्द कर रहे हैं, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। फिर वो सेकंड आंट की बहू यूनुक्सी की तरफ मुड़ती है और कहती है, तुम मेरे पति को ऐसे क्यों घूर रही हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे किसी अतृप्त अधेड़ उम्र की औरत का हो। यूनुक्सी चिढ़ जाती है, मैं अधेड़ नहीं हूँ। रुईली उसे और जलाती है, भले ही तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, लेकिन तुम 40 की तो नहीं लगती। मेरे पति ने तुम्हें रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पति पे डोरे डालो। सेकंड आंट गुस्से में कहती है, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, तुम एक गरीब घर की चालाक लड़की हो, हमारे खानदान को डुबो दोगी। रुईली करारा जवाब देती है, आंटी आपको नियमों का इतना शौक है तो मर क्यों नहीं जाती, यमराज के पास जाकर अपनी सिफारिश लगवा लेना, ताकि अगले जन्म में किंग राजवंश यानी चिंग डायनेस्टी में पैदा हूँ। सेकंड आंट मदद के लिए पेइसी की माँ की तरफ देखती हैं, लेकिन सास हाथ खड़े कर देती हैं, ये मेरे बेटे की बीवी है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। जब वे पेइसी से कहती हैं, तो पेइसी बड़े मजे से कहता है, माफ करना, मैं अपने पापा पर गया हूँ। अंकल पेई यानी पापा भी जोरू के गुलाम थे, मैं भी हूँ। रुईली मन ही मन खुश होती है, वाह बेटा मान गए। तभी वेनहुई अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो रुईली के नकली फल वाले पापा को घर ले आती है, ये सोचकर कि रुईली शर्मिंदा हो जाएगी। पापा आते ही नाटक शुरू करते हैं, अरे मेरी बेटी तुम कितनी दुबली हो गई हो, क्या ये लोग तुम्हें खाना नहीं देते। सेकंड आंट और यूनुक्सी तुरंत मौके का फायदा उठाते हैं, देखो ये खाली हाथ आया है, जरूर यहाँ मुफ्त का खाना खाने आया है। ऐसी फटीचर फैमिली से रिश्ता जोड़कर हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वे रुईली के पापा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। सास को रुईली के पापा का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। वो बुदबुदाती हैं, ये आदमी देखा हुआ लगता है, और अचानक गुस्से में ही सही सेकंड आंट को चुप कराने के लिए एक बम फोड़ देती हैं। तुम जानते नहीं ये सू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। सेकंड आंट और यूनुक्सी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्या सू ग्रुप के प्रेसिडेंट, ये फल वाला। वे हंसने लगते हैं, भाभी अपनी बहू की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलो। लेकिन सास को अपनी बात पर शक होने लगता है, कहीं ये सच तो नहीं। सेकंड आंट और यूनुक्सी रुईली के पिता का मजाक उड़ा रहे थे और पेइसी पर दबाव डाल रहे थे कि वो इस शादी को तोड़ दे। सेकंड आंट कहती हैं, पेइसी क्या तुम इस औरत के लिए अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगाओगे, तुम अपने अंकल को उनकी गद्दी से हटाने की धमकी दे रहे हो। पेइसी को गुस्सा आ जाता है, वो एक झटके में सेकंड आंट के पति यानी अपने अंकल को रिटायर करने का फैसला सुना देता है, और इतना ही नहीं यूनुक्सी के पति यानी कजिन को मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर कर देता है, जहां युद्ध चल रहा है। सेकंड आंट गिड़गिड़ाती हैं, वहां युद्ध है, मेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन पेइसी ठंडा जवाब देता है, वहाँ कंपनी को टैलेंट की जरूरत है। रुईली भी मौका नहीं छोड़ती, वो सेकंड आंट को डराती है, मेरा पति मेरा जिगर है, जो उसे धमकी देगा मैं उसे फॉर्मलिन में डुबो दूंगी। रुईली का ये खूंखार रूप देखकर सेकंड आंट और यूनुक्सी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वे भाग खड़े होते हैं। इसके बाद रुईली के फल वाले पापा का सीन आता है। पेइसी पूछता है, पापा आप बिना बताए क्यों आए। पापा अब सच बोलने का नाटक करते हैं। वे वेनहुई की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, मैं आना नहीं चाहता था, इस लड़की ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं यहाँ आकर अपनी बेटी को नहीं डांटूंगा तो ये मेरी फलों की दुकान बंद करवा देगी और मुझे भूखा मारेगी। वेनहुई फंस जाती है, सास उसे घूर कर देखती है।
वेनहुई सफाई देने की कोशिश करती है। आंटी, ऐसा नहीं है, मैं बस रुईली की असलियत दिखाना चाहती थी। लेकिन सास को वेनहुई पर गुस्सा आता है, ना इसलिए कि उसने साजिश की, बल्कि इसलिए कि उसने ये सब सेकंड आंट के सामने किया, जिससे घर की इज्जत खराब हुई। सास वेनहुई को बेवकूफ़ कहती हैं और उसे डांटती हैं। वेनहुई का प्लान उल्टा पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक रोमांटिक सीन होता है। पेसी अचानक रुईली को फूल देता है। रुईली हैरान होती है, अचानक फूल क्यों? पेसी कहता है, तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम्हें बचपन से किसी लड़के ने फूल नहीं दिए, इसलिए मुझे देना चाहिए। रुईली हंसती है, पापा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, मुझे फूल नहीं पैसे पसंद है। तभी पेसी नोटिस करता है कि उसके माता पिता यानी सास ससुर ऊपर खिड़की से उन्हें देख रहे हैं। वो रुईली के करीब आता है। रुईली को लगता है वो उसे किस करने वाला है और वो घबरा जाती है, लेकिन पेसी सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है ताकि उसके पेरेंट्स को लगे कि वे खुश हैं। वो रुईली के करीब जाकर धीरे से कहता है, हिलो मत, वो लोग देख रहे हैं। रुईली को थोड़ी निराशा होती है, सिर्फ एक्टिंग? पेसी उसे याद दिलाता है, कल रात तो तुम मुझे किस करके बहुत खुश थी। रुईली चिढ़ जाती है, मैं नशे में थी, उसे भूल जाओ। लेकिन पेसी अचानक उसे सच में किस कर लेता है और कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि कल रात नुकसान हुआ तो अब हिसाब बराबर। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। रुईली अपने पापा की फलों की दुकान पर मिलने जाती है। उसके पापा पूछते हैं, आप यहाँ फलों की दुकान पर क्या कर रही हैं? उसके पापा उसे बताते हैं कि ये सब बचपन की सगाई की वजह से हो रहा है। मेरे दादाजी ने अपने दोस्त के साथ तुम्हारी सगाई बचपन में ही तय कर दी थी। वो दोस्त साउथ सिटी की माँ फैमिली से था, लेकिन बाद में बिजनेस को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया और सगाई टूट गई। माँ फैमिली ने वादा तोड़ा था, लेकिन अब जब वे मुश्किल में हैं और दिवालिया होने वाले हैं, तो वे पुरानी सगाई का वास्ता देकर से मदद मांग रहे हैं और शादी का दबाव बना रहे हैं। इसीलिए बेटी, मैंने तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करने को कहा था ताकि मैं तुम्हें उस सगाई से बचा सकूं। तो अब पता चला कि रुईली की जल्दबाजी वाली शादी के पीछे असली वजह सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि एक अनचाही बचपन की सगाई से बचना भी था। रुईली और उनके पापा के बातचीत से पता चलता है कि ये बचपन की सगाई कोई साधारण मामला नहीं था। ये माँ फैमिली और सू फैमिली के बीच शेयर्स के लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर शादी होती तो दोनों कंपनियों को एक दूसरे के 10% शेयर्स मिलते, लेकिन अब माँ फैमिली की शेयर्स की कीमत गिर गई है, जबकि सू फैमिली बहुत अमीर है। माँ फैमिली अब भेड़ियों और बाघों की मांद बन गई है और वे जबरदस्ती शादी करके सू फैमिली की दौलत हड़पना चाहते हैं। इसीलिए रुईली के पिता ने उसे बचाने के लिए जल्दबाजी में पेसी से शादी करवा दी। रुईली के पापा कहते हैं, मैं तुम्हें उन भेड़ियों के बीच कभी नहीं जाने दूंगा। इसके बाद रुईली के अरबपति पापा और उनके बटलर अंकल मो के बीच एक मजेदार सीन होता है। वे छिपकर पेसी और रुईली पर नजर रख रहे हैं। पापा कहते हैं, पेसी लड़का तो हीरा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये शादी नकली है, क्यों ना हम इसे असली बना दे। अंकल मो सलाह देते हैं कि अब रुईली की असली पहचान अरबपति वारिस बता देनी चाहिए, वरना पेई परिवार को लगेगा कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। लेकिन पापा अभी थोड़ा और मजा लेना चाहते हैं। अचानक कहानी में एक्शन आ जाता है। वेनहुई रात में बाहर होती है और कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। वे उसे छेड़ते हैं, अरे सुंदरी, हमारे साथ चलो। वेनहुई डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। तभी रुईली वहां आ जाती है, छिपकर सब कुछ देख रही होती है। और चौंकाने वाली बात ये है कि वेनहुई उन गुंडों से लड़ती है। वो एक गुंडे को लात मारती है और चिल्लाती है, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। लेकिन गुंडे ज्यादा होते हैं और वे वेनहुई पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी रुईली वहां हीरो की तरह एंट्री करती है और गुंडों को भगा देता है। वो वेनहुई को बचाती है। वेनहुई हैरान होकर पूछती है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? रुईली कुछ नहीं कहती, बस उसे सुरक्षित घर ले आती है। घर पहुंचकर वेनहुई पूरी तरह बदल चुकी है। वो अपनी आंटी यानी सास से माफी मांगती है और कहती है, आंटी, मैं गलत थी। सिस्टर रुईली बहुत अच्छी हैं। भाई पेसी की किस्मत अच्छी है जो उन्हें रुईली जैसी पत्नी मिली। और तो और वो रुईली से कहती है, दीदी चलो साथ में सोते हैं, और उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। पेसी की ननद और सास हैरान, ये क्या हुआ? वेनहुई तो मेरी सौतन बनने आई थी, अब मेरी भाभी को ही चुरा रही है। ये तो भाई से भी ज्यादा खतरनाक निकली। ननद कहती है, पहले इसने भाई को चुराया, अब भाभी को। ये असली विलन है। रात को एक प्यारा और फनी सीन होता है। रुईली सुबह उठती है तो पाती है कि वो पेसी को कसकर पकड़कर सो रही थी। उसे याद आता है कि पेसी ने उसे पीछे से गले लगाया था, लेकिन अब वो खुद उसे जकड़े हुए है। वो शर्म से लाल हो जाती है और खुद को नॉर्मल औरत कहकर तसल्ली देती है कि हैंडसम पति को पकड़ने
पकड़ने का मन तो करता ही है। पेसी जागता है और मजाक में कहता है, मेरा हाथ सुन हो गया है, तुमने ही दबा दिया होगा, फ्लर्ट करके भागने का मत सोचना। अगले दिन पेसी एक चैरिटी ऑक्शन में जाता है। वहाँ एक बेहद कीमती शुभ बादलों वाला जेड हेयरपिन नीलाम हो रहा होता है। पेसी बिना सोचे 10 लाख की बोली लगाकर उसे खरीद लेता है। उसका असिस्टेंट पूछता है, क्या ये मिस सू के लिए है? पेसी उसे टोकता है, अब वो मिसेस पेई है, मेरी पत्नी, उसे इज्जत से बुलाओ। जब वो घर आकर रुईली को हेयरपिन देता है तो वो कूल बनने की कोशिश करता है, चैरिटी में ऐसे ही ले लिया, पसंद ना आए तो फेंक देना। लेकिन रुईली समझ जाती है कि ये उसके लिए खास है। रुईली को पेसी से मिला जेड हेयरपिन बहुत पसंद आता है, लेकिन वो कहती है, अगली बार ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि उसे याद आता है कि ये सब एक नकली शादी है जो सिर्फ पेसी की कंट्रोलिंग माँ से बचने के लिए की गई थी। रुईली को डर है कि अगर वो इसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो गई तो बाद में उसे ही दुख होगा। लेकिन वेन हुई, जो अब सुधर चुकी है, रात को छिपकर एक चौंकाने वाली बात सुन लेती है। वो सुनती है कि पेसी और रुईली की शादी नकली है। वो तुरंत अपनी आंटी यानी सास को बता देती है। सास ये सुनकर सदमे में आ जाती है, क्या मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला, ये शादी नकली है? लेकिन फिर उन्हें एक ख्याल आता है, नकली है तो क्या हुआ, झूठ को सच भी तो बनाया जा सकता है। सास अब तय कर लेती है कि वो इस शादी को असली बनाकर ही मानेंगी। वो तुरंत अपने पति यानी ससुर को फोन लगाती है, जल्दी चीन वापस आओ वरना पेई परिवार बिखर जाएगा। दूसरी तरफ पेसी भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, झूठ सच क्यों नहीं हो सकता। वो ज्वेलरी डिजाइन डायरेक्टर को बुलाने का ऑर्डर देता है ताकि शादी की अंगूठी डिजाइन करवाई जा सके। जी हाँ, हमारा कोल्ड सीईओ अब सच में प्यार में पड़ चुका है और रुईली को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। रुईली और वेनहुई के बीच एक मजेदार बातचीत होती है। वेनहुई पूछती है, दीदी आपको कैसे लड़के पसंद है? रुईली कहती है, जो जेंटलमैन हो, पेइसी जैसा। वेनहुई हंसती है, भाई पेइसी और जेंटलमैन वो तो खड़ूस है। फिर वेनहुई रुईली को मजे कराने के लिए एक क्लब ले जाती है। क्लब में वेनहुई रुईली के सामने कई हैंडसम लड़कों की लाइन लगा देती है। पपी डॉग, वुल्फ डॉग, एब्स वाले सब हाजिर हैं। रुईली को लगता है कि ये कोई नई चाल है, लेकिन वेनहुई कहती है, दीदी आप क्वीन हो, भाई पेइसी आपके लायक नहीं है, आप मजे करो। रुईली भी जोश में आ जाती है और कहती है, चुनना क्या है, बच्चे चुनते हैं, मैं तो सबको रखूंगी, और मजे करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पेइसी की एंट्री होती है। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया था और रुईली को दूसरे लड़कों के साथ देखकर हैरान रह जाता है। वेनहुई जो अभी कह रही थी कि वो रुईली का साथ देगी, पेइसी को देखते ही डर जाती है और तुरंत पाला बदल लेती है। भाभी भाई आ गए, रुईली हकलाते हुए कहती है। पतिदेव क्या इत्तेफाक है, वेनहुई मुझे यहाँ लाई थी। पेइसी के दोस्त रुईली को पहचान लेते हैं और पूछते हैं, अरे ये तो तुम्हारी नकली पत्नी है ना? पेइसी उन्हें घूरता है। रुईली भी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, मैं पहली बार आई हूँ। क्लब में पेइसी रुईली को दूसरे लड़कों के साथ देखकर गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसे वहां से ले जाता है। वो कहता है, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया था, खेलने नहीं। रुईली सफाई देती है, मैं ज्यादा नहीं पीती, गलत मत समझना। पेइसी शांत रहता है। बाहर निकलते वक्त उन्हें एक बिल्ली का बच्चा यानी किटन मिलता है। रुईली उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे पालने की बात करती है। यहीं पर पेइसी का एक संवेदनशील पहलू सामने आता है। वो बताता है कि बचपन में उसके पास एक बिल्ली थी, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग माँ ने उसे फिकवा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। उस घटना के बाद से पेइसी अपनी माँ से नफरत करने लगा और डिप्रेशन में जाने के डर से विदेश चला गया। रुईली ये सुनकर भावुक हो जाती है। वो समझती है कि पेइसी इतना ठंडा और खड़ूस क्यों है। वो उसे समझाती है, तुम्हारी माँ का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन शायद वो तुम्हें प्यार करती है। मेरे पास तो माँ भी नहीं है, मेरे पापा ने ही मुझे पाला है। पेइसी को रुईली की बातों में सुकून मिलता है। वो कहता है, तुम भगवान द्वारा भेजा गया एक एंजल हो जो मुझे बचाने आई हो। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है। घर पहुंचकर वेनहुई, जो अब पूरी तरह रुईली की टीम में है, अपनी आंटी यानी सास को बताती है कि क्लब में क्या हुआ। वो कहती है, पेइसी भाई को गुस्सा आया क्योंकि वो रुईली के लिए सीरियस है, लेकिन शायद दीदी अभी सीरियस नहीं है। सास ये सुनकर खुश होती है कि उनका बेटा किसी के लिए फीलिंग्स रख रहा है। पेइसी अपनी माँ से बड़े प्यार से कहता है, माँ देर हो गई है, सो जाइए, सेहत का ख्याल रखिए। सास हैरान रह जाती हैं। उनका बल्फ जैसा बेटा पहली बार उनकी परवाह कर रहा है। वो समझ जाती हैं कि ये सब रुईली का असर है। रुईली ने उनके घर की अंधेरी और ठंडी कोठरी में सूरजमुखी की तरह रोशनी भर दी है। रात को एक और रोमांटिक सीन होता है। रुईली अपने बाल संवार रही होती है, तभी उसका बाल हेयरपिन में उलझ जाता है। पेइसी उसकी मदद करने आता है। दोनों बहुत करीब होते हैं। रुईली घबराती है, लेकिन पेइसी उसकी आंखों में देखता है। माहौल गर्म हो जाता है। रुईली मजाक में कहती है, मैंने तुम्हें पिछली बार किस किया था क्योंकि मैं नशे में थी। पेइसी उसकी तरफ झुकता है और फिर से किस कर लेता है। रुईली हैरान रह जाती है, इस बार तो कोई नशा नहीं था। किस के बाद पेइसी थोड़ा शरारती हो जाता है। वो कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। रुईली पूछती है, अभी तो नहाए थे?
पेसी आंख मारते हुए कहता है, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, समझ जाओ। रुईली शर्म से लाल हो जाती है और उसे धक्का देकर भगा देती है। अगली सुबह रुईली अपनी सासू माँ से कहती है, माँ, पड़ोस में जो बिल्ली खो गई थी वो हमें मिली है, मैं उसे पालना चाहती हूँ। सास जो बिल्लियों से नफरत करती थी इस बार बहू की खुशी के लिए मान जाती है, क्योंकि पेसी की माँ यानी सास एक पेट रेस्क्यू सेंटर चलाती हैं। जी हाँ, वही सास जिन्होंने बचपन में पेसी की बिल्ली फिंकवाई थी, वे अब छिपकर जानवरों की मदद करती हैं। रोयली को ये पता चलता है तो वो खुश हो जाती है। वो सास को समझाती है, माँ आप कितनी अच्छी हैं, आपने बचपन में पेसी की बिल्ली क्यों फिंकवाई थी? उसने उसे अपना पहला दोस्त माना था, इसीलिए वो इतना ठंडा हो गया। अगर उसे पता चलेगा कि आप रेस्क्यू सेंटर चलाती हैं तो वो बहुत खुश होगा। सास ये सुनकर भावुक हो जाती हैं। सास और रुईली के बीच की दूरियां मिटने लगती हैं। सास रुईली को आफ्टरनून टी पर ले जाती हैं। रुईली कहती है, मैं तो डाइट पर हूँ। सास मजाक में कहती है, चाय मैं पीऊंगी, तुम बस मूस केक चख लेना। ये दिखाता है कि सास अब रुईली को पसंद करने लगी है। तभी वहाँ सास के एक पुरानी दोस्त आ जाती है। वो रुईली को देखकर कहती है, अरे ये तो मेरी क्लासमेट की बेटी है, काश मेरी भी ऐसी बहू होती, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? वो औरत कहती है, सुना है तुम्हारी शादी हो गई, कोई बात नहीं, तलाक ले लो, मेरा बेटा बहुत हैंडसम है। सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाती है, मेरे बेटे से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं और ये मेरी बहू है, खबरदार जो इसे अपनी बहू बनाने की सोची। रुईली हैरान रह जाती है। कल तक जो सास उसे पसंद नहीं करती थी आज उसके लिए लड़ रही हैं। रात को पेसी और रुईली के बीच एक और रोमांटिक सीन होता है। रुईली केक खा रही होती है, पेसी उसे छेड़ता है, क्या मुझे थोड़ा चखाओगी? और फिर वो रुईली के होंठों से लगी क्रीम को किस करके साफ कर देता है। रुईली शर्मा जाती है और कहती है, तुम बदमाश हो रहे हो। पेसी बेबाकी से कहता है, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और तुम मेरे सामने हो तो मैं कैसे रुकूं? फिर पेसी सीरियस होकर एक सवाल पूछता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। वो पूछता है, रुईली क्या तुम सच में मुझे 20 करोड़ के लिए पसंद करती हो? क्यों ना तुम मुझे सच में पसंद करने की कोशिश करो। रुईली का दिल जोर से धड़कता है। वो घबरा जाती है और बहाना बनाकर कमरे से भाग जाती है। अगली सुबह रुईली जानबूझकर देर से उठती है ताकि पेसी से न मिलना पड़े, लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है उसे एक और झटका लगता है। सोफे पर एक बेहद हैंडसम अधेड़ उम्र का आदमी बैठा है। ये कोई और नहीं बल्कि पेसी के पिता यानी ससुर हैं जो विदेश से वापस आ गए हैं। ससुर जी एकदम फिल्मी विलन के अंदाज में बात शुरू करते हैं। वो रुईली को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, तुम हमारी आदर्श बहू नहीं हो, मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। रुईली सोचती है कि शायद वो उसे छोड़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन ससुर जी अपनी बात पूरी करते हैं, ताकि तुम मेरे बेटी को छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर रुईली को झटका लगता है, लेकिन साथ ही हंसी भी आती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके पास तो पहले से ही अरबों की दौलत। रुईली इस क्लासिक अमीर खानदान वाले सीन का मजा लेती है। वो डरने के बजाय तुरंत अपने पति पेसी को फोन लगाती है और लाउड स्पीकर पे डाल देती है, पतिदेव तुम्हारे पापा मुझे 10 करोड़ देकर तुम्हें छोड़ने को कह रहे हैं। पेसी फोन पर चिल्लाता है, पापा मैं उसे 20 करोड़ दूंगा अगर वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ससुर जी चौंक जाते। रुईली मजे लेते हुए कहती है, पापा सुना आपने 40 करोड़। ससुर जी, मैंने 40 नहीं कहा। रुईली, सुना पतिदेव, पापा 80 करोड़ दे रहे हैं। ससुर जी तमतमा जाते हैं, नालायक बेटे, ये मेरी मेहनत की कमाई है और तुम इसे ऐसे लुटा रहे हो। आखिर में ससुर जी हार मान लेते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें अलग नहीं करना चाहते थे, बस रुईली को घर से दूर भेजना चाहते थे ताकि वो उन्हें परेशान न करे। इसके बाद पेसी रुईली को एक स्टेक हाउस में डिनर पर ले जाता है। वहाँ वो रुईली को अपने दोस्त से मिलवाता है और गर्व से कहता है, ये मेरी पत्नी है मिसेस पे। जब रुईली पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो पेसी एक कस्टम मेड सनफ्लावर रिंग निकालता है और उसे प्रपोज करता है। वो कहता है, रुईली मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन अब मुझे कोई और नहीं चाहिए। रुईली हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये नकली शादी अब असली प्यार में बदल गई है। लेकिन तभी एक बुरी खबर आती है। रुईली के असिस्टेंट मिस मो शुओ का फोन आता है, मास्टर पापा मुसीबत में है। माँ फैमिली ने सू फैमिली के घर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया है। माँ फैमिली के लोग मीडिया और भीड़ के सामने रोने का नाटक कर रहे हैं। हमने सू फैमिली से किए वादे तोड़े हैं, उन्होंने हमारी मदद ली थी और बच्चों की सगाई तय की थी, लेकिन अब अमीर होकर मुकर रहे हैं। सू फैमिली धोखेबाज है। रुईली तुरंत वहां पहुंचती है। माँ फैमिली का प्लान है कि रुईली को बदनाम करके उसे शादी के लिए मजबूर किया जाए, भले ही वो शादीशुदा क्यों ना हो। वो रुईली पर एहसान फरामोश होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन रुईली भी तैयार है। उसने एक जबरदस्त चाल चली है। वो माँ फैमिली के बेटे जियावेई के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, जियावेई
तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज सुबह तक तुम मुझे डार्लिंग कह रहे थे और अब पहचान भी नहीं रहे। जियावेई घबरा जाता है। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? लेकिन रुईली और जोर से ड्रामा करती है। धोखेबाज, तुम मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ रहे हो। भीड़ अब माँ फैमिली के खिलाफ हो जाती है। अरे ये तो खुद एक धोखेबाज है और दूसरी लड़की पर इल्जाम लगा रहा है। रुईली ने माँ फैमिली के ही ड्रामे का जवाब ड्रामे से दिया है। माँ फैमिली के जियावेई का पर्दाफाश हो चुका है। रुईली ने जबरदस्त एक्टिंग की। उसने जियावेई को बच्चे और बीवी को छोड़ने वाला धोखेबाज साबित कर दिया। जब जियावेई ने गुस्से में उसे धक्का दिया तो वो गिर गई और चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, इसने मेरे बच्चे को मार डाला। भीड़ भड़क गई और माँ फैमिली की बुरी तरह भजीहत हुई। माँ फैमिली को वहाँ से भागना पड़ा। सू फैमिली की इज्जत बच गई। रुईली के पिता ये सब देख रहे थे और उन्हें अपनी बेटी की होशियारी पर गर्व महसूस होता है। रुईली घर वापस आती है और अपनी जीत का जश्न मनाती है। पेसी पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी? रुईली मजाक में कहती है, अरे नहीं, अगर वे फिर आए तो मैं उन्हें पत्नी और बच्चे को छोड़ने वाला प्लस वर्जन का ड्रामा दिखाऊंगी। दोनों हंसते। रात को सास एक वार्मिंग सूप लेकर आती हैं। वे बड़ा प्यार से कहती हैं, सर्दी बढ़ रही है, ये सूप पी लो और फिर सो जाओ। रुईली और पेसी सूप पी लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि सास ने इसमें कुछ मिलाया है। थोड़ी देर बाद दोनों को अजीब महसूस होने लगता है। रुईली कहती है, बहुत गर्मी लग रही है। पेसी का भी बुरा हाल है। वे समझ जाते हैं कि सूप में कोई दवा थी। रुईली हैरान होती है, सास तो हमें तलाक दिलवाना चाहती थी, फिर ये दवा क्यों? पेसी समझ जाता है, माँ को पता चल गया है कि हमारी शादी नकली थी और अब वो इसे असली बनाना चाहती है। वे अस्पताल जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कमरे का माहौल गर्म होने लगता है। पेसी, जो अब तक अपने जज्बातों को काबू में रख रहा था, अब अपनी भावनाओं को रोकने में मुश्किल महसूस करता है। वो पूछता है, क्या तुम सच में एक असली कपल बनने की कोशिश करना चाहोगी? रुईली शर्मा जाती है लेकिन मना नहीं करती। अगली सुबह सास और ननद पुराने भर के लिए निकल जाते हैं। ननद पूछती है, माँ, आपने भाई और भाभी के सूप में दवा क्यों मिलाई? क्या आप डरकर भाग रही हैं? सास मुस्कुराती है और कहती है, वो दवा नहीं थी, बस उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का एक तरीका था। तुम्हारा भाई उसे पसंद करता है और अब मैंने भी उसे स्वीकार कर लिया है। यानी सास अब पूरी तरह से टीम रुईली में शामिल हो चुकी है। घर पर रुईली और पेसी सुबह उठते हैं। माहौल थोड़ा अजीब और शर्मिंदगी भरा है। पेसी मजाक में पूछता है, क्या तुम वो अखरोट ले जाना चाहोगी जो तुमने खरीदे थे? रुईली शर्मा कर भाग जाती है, मुझे नहीं चाहिए। पार्टी में रुईली और पेसी एक पावर कपल की तरह एंट्री करते हैं। कई अमीर लोग पेसी के पास आते हैं और अपनी बेटियों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी कहता है, मिस्टर पे, ये मेरी बेटी है, मैं हमेशा से आपका फैन रहा हूँ। पेसी तुरंत रुईली का हाथ पकड़ता और कहता है, माफ करना, मिलिए मेरी पत्नी मिसेस सू रुईली से। आदमी हैरान होकर पूछता है, शादी कब हुई? पेसी जवाब देता है, जल्द ही ग्रैंड रिसेप्शन होगा, आप जरूर आइएगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद रुईली की पुरानी दुश्मन और जलनखोर लड़कियां जल भुन जाती हैं। पार्टी में आंटी हुआंग और आंटी चेन भी हैं। वे सास से पूछती हैं, अरे तुम तो अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी, आज इतनी अच्छी कैसे बन गई? सास हंसते हुए जवाब देती है, मेरी कमजोरी मेरा बेटा है, अगर मैं बहू से अच्छी नहीं रहूंगी तो बेटा मुझे छोड़ देगा, और वैसे भी मेरी बहू अब मुझे पसंद है। आंटियां समझ जाती हैं कि अब सास और बहू एक टीम है और उनके बीच फूट डालना नामुमकिन है। तभी एक बड़ा हंगामा होता है। पेसी की बहन यानी ननद सिया को एक लड़की और उसके साथी परेशान कर रहे हैं। वो लड़की सिया पर इल्जाम लगाती है, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया, मैं तुझे मार डालूंगी, और सिया को पीटने लगती है। रुईली ये देखती है और शेरनी की तरह बीच में कूद पड़ती है। मेरी ननद को छूने की हिम्मत कैसे हुई? वो उस लड़की को धक्का देती है। लड़की चिल्लाती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रुईली बेबाकी से जवाब देती है, और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं पेसी की पत्नी हूँ और ये पेई परिवार की बेटी है। हमारे घर की पार्टी में हमारे ही परिवार को पीटने की जरूरत? तभी वहाँ यूनैक्सी यानी सेकंड आंट की बहू आ जाती है। वो उस झगड़ालू लड़की की कजिन है। यूनैक्सी कहती है, अरे छोटी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो, बॉयफ्रेंड का मामला था, हो गया। रुईली को गुस्सा आता है, मारना छोटी बात है। यूनैक्सी अब रुईली पर पर्सनल अटैक करती है, तुम जैसी नीच औरत पेसी को कैसे मिल गई? तुमने जरूर कोई काला जादू किया होगा। पेसी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं सुंदर नहीं थी, लेकिन तुम तो और भी बेकार हो। रुईली हंसते हुए करारा जवाब देती है, पेसी ने मुझसे शादी की क्योंकि मैं क्यूट, काइंड और ब्यूटीफुल हूँ, और तुमसे इसलिए नहीं की क्योंकि तुम बदसूरत और क्रूर हो। यूनैक्सी को मिर्ची लग जाती है। वो जानबूझकर रुईली के कपड़ों पर वाइन गिरा देती है और हंसते हुए कहती है, हाँ, ये गंदा ड्रेस तुम पे ही अच्छा लगता है, गवार कहीं की। रुईली का सब्र टूट जाता है। वो यूनैक्सी को थप्पड़ मार देती है और कहती है, अगर मैं पागल हूँ तो पागलों से पंगा मत लो। यूनैक्सी डर जाती है और खुद को घायल करने का नाटक करती है। वो अपना सिर दीवार या किसी चीज से टकराती है और खून निकालने का नाटक करती है। जब पेसी और बाकी लोग आते हैं तो यूनैक्सी रोते हुए झूठ बोलती है, देखो इसने मुझे मारा, बिना वजह मुझ पर हमला किया। पेसी पूछता है, ये सच है? यूनैक्सी के साथ वाले गवाह भी झूठ बोलते हैं। रुईली शांत खड़ी रहती है। यूनैक्सी कहती है, रुईली जलती है क्योंकि मेरी फिगर और फैमिली बैकग्राउंड उससे बेहतर है। पेसी रुईली की तरफ देखता है। यूनैक्सी, सेकंड आंट की बहू, खुद को घायल करने का नाटक करती है
और रुईली पर आरोप लगाती है। सेकंड आंट चिल्लाती है, रुईली ने मेरी बहू को मारा, ये हिंसक है, इसे माफी मांगनी होगी और बदले में थप्पड़ भी खाना होगा। लेकिन तभी सास पेइसी की माँ हीरो की तरह एंट्री मारती है। वे कहती हैं, मेरी बहू कभी किसी को पहले नहीं मारती, जरूर तुम्हारी बहू ने ही कुछ किया होगा। मेरी बहू तुमसे ज्यादा सुंदर है, मांसल और खुशबूदार है, जबकि तुम्हारी बहू पसली जैसी दुबली है। सास का ये डायलॉग बहुत फनी और प्यारा है। सेकंड आंट कहती है, तुम्हें यकीन नहीं तो सीसीटीवी देख लो। तभी रुईली अपना फोन निकालती है और कहती है, सीसीटीवी की जरूरत नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, इसमें आवाज भी है। वो वीडियो चलाती है जिसमें यूनक्सी रुईली का मजाक उड़ा रही थी, उस पर वाइन गिरा रही थी और उसे कंट्री बम्पकिन कह रही थी। वीडियो देखकर सेकंड आंट और यूनक्सी का झूठ पकड़ा जाता है। रुईली अब फुल फॉर्म में है। वो कहती है, माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ माफी नहीं, मेरी ड्रेस 6 मिलियन यानी 60 लाख रुपए की है और वो भी जी ब्रांड की। यूनक्सी ने इसे खराब किया है तो उसे पैसे देने होंगे। सेकंड आंट चिल्लाती है, 6 मिलियन? तुम लूट रही हो क्या? लेकिन पेइसी कहता है, क्या आपको लगता है कि पेई परिवार 6 मिलियन की ड्रेस नहीं खरीद सकता? सेकंड आंट को शर्मिंदा होकर पैसे देने पड़ते हैं और माफी भी मांगनी पड़ती है। सिया भी हिम्मत दिखाती है और कहती है, मैं पहले डरपोक थी, लेकिन भाभी को देखकर मैं भी मजबूत बनूंगी। सास खुश होकर रुईली को 10 करोड़ यानी 1000 करोड़ रुपए पॉकेट मनी के तौर पर ट्रांसफर कर देती है, ये कहते हुए कि अगर पैसे कम पड़े को और मांग लेना। यूनक्सी जलकर राख हो जाती है, इस गरीब को इतने पैसे। तभी पार्टी में एक अनाउंसमेंट होती है जो सबके होश उड़ा देती है। सू फैमिली पेइसी के दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने आई है और अपनी बेटी का दहेज लेकर आई है। सब हैरान है, सू फैमिली तो बहुत लो प्रोफाइल है, वे यहाँ क्यों आए हैं और उनकी बेटी कौन है? तभी रुईली के बटलर और असिस्टेंट अंदर आते हैं और रुईली के सामने झुककर कहते हैं, हेलो मिस, यानी छोटी मालकिन। पूरी पार्टी सन्न रह जाती है। रुईली ही सू फैमिली की अरबपति वारिस है। सेकंड आंट और यूनक्सी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस लड़की को वो गरीब और फटीचर कह रही थी, वो असल में लोंगडू के सबसे अमीर परिवारों में से एक की बेटी है। भीड़ में कानाफूसी होने लगती है, अरे इसने तो सबको गलत साबित कर दिया, इसे गरीब कहने वालों के मुंह पे तमाचा पड़ा है। पेइसी की माम यानी सास भी चौंक जाती है, क्या तुम सू फैमिली की बेटी हो? तुमने बताया क्यों नहीं? रुईली मुस्कुराती है, माँ मैंने तो बताया था, लेकिन आपने मजाक समझकर टाल दिया था और कहा था कि अगर मैं सू फैमिली की बेटी हूँ तो आप हाईसेंस के बॉस की माँ है। सास को याद आता है और वो हंस पड़ती है, अरे हाँ, और वो बात भी सच निकली। ननद यानी सिया भी हैरान है, भाभी भाई ने तो कहा था आप गरीब हैं। पेइसी मुस्कुराता है, मैंने कभी नहीं कहा वो गरीब है, मैंने बस कहा था कि वो साधारण दिखती है। रुईली पेइसी को घूरते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें पहले से पता था, घर चलो फिर बताती हूँ तुम्हें। पार्टी के बाद सिया और वेन हुई, जो अब बेस्ट फ्रेंड है, के बीच रुईली का ध्यान खींचने के लिए झगड़ा होता है। वेन हुई कहती है, मैं भाभी को शॉपिंग ले जाऊंगी। सिया कहती है, नहीं मैं ले जाऊंगी। पेइसी बीच में आता है और अपनी पत्नी को उनके प्यार से बचाकर ले जाता है। वो मजाक में कहता है, मेरे प्यार के दुश्मन सिर्फ मर्द नहीं औरतें भी हैं, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं है। माँ फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और अब वे बदले की आग में जल रहे हैं। माँ जियावे एक आखिरी खतरनाक चाल चलता है। उसे पता चलता है कि हाईसेंस ग्रुप बहुत पावरफुल है, इसलिए वो हाईसेंस के चेयरमैन से मिलने की कोशिश करता है ताकि सू और पेई फैमिली को बर्बाद कर सके। वो चेयरमैन को बताता है, मैं सू फैमिली की बेटी का मंगेतर हूँ, लेकिन उन्होंने धोखा दिया, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो हम मिलकर सू और पेई फैमिली को हरा सकते हैं। लेकिन जियावे को ये नहीं पता कि हाईसेंस का असली चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि पेइसी खुद है। जब कार का कांच ओपन होता है तो पेइसी और रुईली को देखकर जियावे दंग रह जाते हैं। रुईली हंसते हुए कहती है, हेलो जियावे, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा पति ही हाईसेंस का बॉस है? जियावे के होश उड़ जाते हैं, उसका आखिरी प्लान भी फेल हो जाता है। अब जियावे पागल हो चुका है, वो रुईली को किडनैप कर लेता है। वो रुईली के पिता से 10 बिलियन यानी 10 अरब की फिरौती मांगता है। रुईली एक पुराने गोदाम में बंधी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती है, तुम लोग कितने अनप्रोफेशनल किडनैपर हो। मैंने 4 साल की उम्र से ही रस्सी खोलना सीख लिया था, क्योंकि मैं अक्सर किडनैप होती रहती थी, और वो सच में रस्सी खोल लेती है। जियावे और उसके गुंडे हैरान रह जाते हैं। रुईली उनसे लड़ती है और उन्हें धूल चटा देती है। वो बताती है कि उसने ये किडनैपिंग जानबूझकर होने दी ताकि वो माँ फैमिली से वो बचपन का सगाई पत्र हासिल कर सके जो उन्होंने छिपा रखा था। जियावे के पिता डर के मारे वो पत्र दे देते हैं। रुईली उसे फाड़ देती है। अब माँ फैमिली का कोई भी दावा नहीं बचा। तभी पेइसी पुलिस के साथ वहाँ पहुँचता है और जियावे को गिरफ्तार करवा देता है। वो रुईली को गले लगाता है और डांटता है, तुमने फिर अपनी जान जोखिम में डाली। रुईली मुस्कुराती है, मुझे पता था तुम आओगे। कहानी का अंत एक भव्य शादी से होता है। पेइसी और रुईली, जो अब एक असली कपल है, वेदी पर खड़े हैं। पेइसी पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, चाहे अमीर हो या गरीब, स्वस्थ हो या बीमार? रुईली जवाब देती है, मैं तैयार हूँ,
आई डू। वेन हुई और सिया पीछे से चिल्लाते हैं, ये जोड़ी कितनी प्यारी है, हमारा सीपी बेस्ट है। और इसी हंसी खुशी और रोमांस के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी सू रुइली और पे सी की जबरदस्त और रोमांचक कहानी। एक कंट्रोलिंग माँ से बचने के लिए की गई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से लेकर पागल रिश्तेदारों, लालची मंगेतरों और यहाँ तक कि किडनैपिंग का सामना करने तक इस कपल ने सब कुछ झेल लिया। इससे साबित होता है कि प्यार सबसे अजीब तरीकों से भी हो सकता है। भले ही शुरुआत में आपको लगे कि आपका पार्टनर मोटा और बदसूरत है या ठंडा और बेदिल है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो गरीब पत्नी असल में एक अरबपति वारिस निकली और वो खड़ूस पति चुपके से एक रेस्क्यू सेंटर चलाने वाला नेक दिल इंसान निकला। ये सच में एक पावर कपल है। और हमारी MVP को हम कैसे भूल सकते हैं, जो बचपन की सौतन से बेस्ट फ्रेंड और बॉडीगार्ड बन गई। इसे कहते हैं जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो अगर आपको इस ड्रामा का ये रोमांचक सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार ड्रामा एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपका फेवरेट सीन कौन सा था, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।